नमस्कार दोस्तों, आप सबों का अपना एक सर स्टडी चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले कक्षा में हम लोगों ने रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़े थे और रॉलेट एक्ट से ही उभर कर सामने आया था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था, इसके पीछे क्या कारण था, वो आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है। पहले एक एक पॉइंट को पढ़ना है, फिर उसे समझना है ताकि समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। यदि दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कीजिए, वो क्लियर तुरंत कराएंगे। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। 13 अप्रैल 1919 भारतीय इतिहास का एक दुखद दिन था जिसे हम सभी भारतीय मरते दम तक भुला नहीं सकते हैं। 13 अप्रैल 1919 जो वो भारत देश के लिए बहुत ही दुखद दिन था जिसे हम भारतीय मरते दम तक भूल नहीं सकते हैं। उस दिन को भूल ही नहीं सकते हैं, 13 अप्रैल 1919 को। तो इस दिन को क्यों नहीं भूल सकते हैं? क्योंकि इस दिन भारत के अंदर, भारत देश के अंदर अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक बहुत ही बड़ा नरसंहार हुआ था। और इस नरसंहार में न जाने कितने माँ की कोख उजड़ गई, कितने बहनें विधवा हो गए, कितने बच्चों के सर से माता पिता का साया उठ गया। तो दोस्तों आइए हम फिर आगे देखते हैं क्या होता है। रॉलेट एक्ट का विरोध महात्मा गांधी सहित देश के विभिन्न नेताओं द्वारा किया जा रहा था। गांधी जी तथा पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके विरोध में जनता ने 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी पर्व के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया। तो वह सभा का आयोजन क्यों किया? चूंकि महात्मा गांधी, डॉक्टर सत्यपाल, ये सब जो लीडर थे वो गिरफ्तार हो चुके थे। चूंकि इन लोगों को रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था, तो भारतीयों ने इनका विरोध जो है बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से जलियांवाला बाग में जाके करने का प्रयास किया। क्योंकि अब क्या होता है देखते हैं। प्रयास तो किया, तो क्यों किया कि अरे महात्मा गांधी गिरफ्तार हो गया, किचलू जी गिरफ्तार हो गए, सत्यपाल जी गिरफ्तार हो गए। अच्छा, सब गिरफ्तार हो? हाँ। तो सत्यपाल जी और किचलू जी कौन थे? तो वो पंजाब के लोकप्रिय नेता थे। जैसे हमारे देश के लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उसी तरह। तो इन लोगों के बारे में लोगों को बताने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया। उस सभा में किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र का प्रयोग न किया गया था। बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से उस सभा का आयोजन हो रहा था, वहां सभा चल रही थी। उस समय पंजाब का गवर्नर कौन था? तो गवर्नर कौन था? माइकल फ्रांसिस ओडायर। उस समय पंजाब का गवर्नर माइकल फ्रांसिस ओडायर था। जैसे हमारे प्रांत के, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? माननीय श्री हेमंत सोरेन जी। उसी तरह पंजाब के गवर्नर कौन थे? माइकल फ्रांसिस ओडायर। तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी पर्व के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन हुआ जिसमें करीब 20,000 व्यक्ति एकत्रित हुए। उस सभा में 20,000 व्यक्ति एकत्रित हुए ये जानने के लिए कि ये एक्ट कौन सा एक्ट है, ये कैसा एक्ट है जो बिना कुछ वारंट का, बिना कुछ किए शक के दायरे पर किसी को भी गिरफ्तार कर लेके ले जाता है। अरे बाप रे बाप, ये एक्ट ऐसा सुनने में ही लग रहा था। तो वहां लगभग 20,000 व्यक्तियों का भीड़ हुआ। 20,000 व्यक्ति एकत्रित हुए। तो एकत्रित क्यों हुए थे? रॉलेट एक्ट के बारे में जानने के लिए। और महात्मा गांधी, डॉक्टर सत्यपाल जी जो गिरफ्तार हो गए थे,
उनके बारे में जानने के लिए वहाँ पे सभी लोग एकत्रित हुए, न कि अंग्रेजों से युद्ध करने। ठीक ना, बात मेरा समझ रहे ना? समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में भैया जरूर कमेंट कीजिए ताकि हम बता सकें। जी हाँ, चलिए, तो वहाँ 20,000 व्यक्ति एकत्रित हुए। यह बात जो है ना तुरंत प्रांत तक पहुंच गया। कहाँ तक पहुंच गया? मुख्यमंत्री समझ लो, मुख्यमंत्री तक। ठीक ना, तो वो पंजाब के गवर्नर उस समय का कौन था? माइकल फ्रांसिस ओडायर। तो माइकल फ्रांसिस ओडायर के पास पहुंच गया। तो यह खबर पहुंचाया कौन था? इसमें तो भारतीय भी होगा जरूर, इसमें तो भारतीयों का भी हाथ होगा। हमारे देश के तो कोई जरूर गद्दार होंगे, हमारे देश के भी गद्दार होंगे, तभी ना इतना जल्दी एकदम आग जैसा सनसना के पहुंच गया। कहाँ? तुरंत प्रांत। कहाँ पहुंच गया? तो तुरंत पहुंच गया मुख्यमंत्री के पास। मुख्यमंत्री वहां तुरंत आदेश दिया, किसे? जनरल डायर को, कि देखिए आपके जिला में, जिला के अंदर कहाँ पे इतना बड़ा सभा का आयोजन हुआ है जहाँ 20,000 आदमी एकत्रित हो गया है, और क्या हो रहा है। यदि नहीं बात मान रहा है या नहीं समझ रहा है तो गोलियों से भून दो उन भारतीयों को। जनरल डायर को आदेश मिल गया कि आप गोलियों से भून दो। अरे बाप रे बाप, अब क्या होगा? आदेश तो मिल गया, गोलियों से भून डालो भारतीयों को। वहाँ पे लगभग 20,000 व्यक्ति एकत्रित हुए। एकत्रित क्यों हुए थे? तो ये रॉलेट एक्ट को ख़त्म करने के बारे में बात कर रहे थे, और बिना किसी वारंट के सत्यपाल जी, महात्मा गांधी जी को और अन्य सारे नेताओं को जो गिरफ्तार किए थे, उनकी रिहाई के लिए बातचीत सब कर रहे थे, इसलिए वहाँ पे एकत्रित हुए थे। ठीक ना, और कोई बड़ी बात तो थी ना, और शांतिपूर्ण ढंग से वह सभा चल रहा था। तो यह सभा का खबर किसने पहुंचाया? क्या गद्दार का नाम था? फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट, 3 सेकंड के अंदर। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। तो कौन थे इस भारतीय गद्दार का? क्या नाम था? हंसराज। वेरी गुड, वेरी गुड, हंसराज। देखिए, हंसराज भारतीय गद्दार जो थे वह हंसराज। ये पापी को नर्क में भी जगह नहीं मिला होगा, ये पापी को जो ना नरकों में जगह नहीं मिला होगा। 20,000 व्यक्ति एकत्रित हुए थे, सभा शांतिपूर्ण ढंग से चल रही थी, क्योंकि हंसराज ने यहां विघ्न डाल दिया। इस सभा को क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। आइए हम आगे देखते हैं। बिना चेतावनी दिए जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। बिना चेतावनी दिए जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, और अंधाधुंध फायरिंग हुआ। अंधाधुंध फायरिंग हुआ। जब ऊपर से ही आदेश है गोली चलाने का तो क्या कर सकता है? अंधाधुंध फायरिंग हुआ, और इस अंधाधुंध फायरिंग में न जाने कितने निर्दोष व्यक्ति मारे गए, कितने निर्दोष व्यक्ति मारे गए। उसी में से एक जाबाज, हिम्मत वाला व्यक्ति उभर के सामने आया। उसी समय यह बात थोड़ी देर बाद हम बताने वाले। तो वह कौन बच्चा था जिन्होंने जनरल डायर को लंदन में जाके मारा? कारपेंटरी का काम किया, एक बंदूक खरीदा, ठीक ना, और कारपेंटरी का काम करते करते वह लंदन तक पहुंच गया और जाके डायर को मारा। तो वह कौन था? कमेंट करो फटाफट, कौन था? उधम सिंह। हाँ, उधम सिंह भी यह जलियांवाला बाग हत्याकांड में शामिल थे, और उस जलियांवाला बाग में उसके माता पिता यानी कि उनके पूरे परिवार मारे गए। तो उन्होंने मन में अपनी एक ज्योति जला ली, मन में एक क्रांति ला लिया उसी समय कि कुछ भी हो जाए, इस जनरल डायर को मारना है। वह कारपेंटर, समझ रहे, लकड़ी वाला काम करके वह लंदन तक पहुंचकर लंदन में जाके जनरल डायर को 3 गोली मारा था, और चौथा गोली जो बचा था वो अपने आप उन्होंने मार लिया था। जी हाँ, चलिए हम आगे देखते हैं। तो गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस बाग में केवल एक ही संकरा दरवाजा था, और वहां से निकलने का एक ही संकरा दरवाजा था, एक ही संकरा दरवाजा थी। इससे जनता में अफरा तफरी फैल गई।
सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 379 लोग मारे गए, पर संख्या इससे कहीं अधिक थी। डायर के इस दमन चक्र से सभी देशवासी पूरी तरह से टूट गए थे। अब बता रहा कि 20,000 आदमी जहां पहुंचा वहां 379 आदमी मारा गया सरकारी आंकड़ा के अनुसार, लेकिन ये बात को नहीं मानते। जी हाँ, नहीं मानते। हम ही नहीं, एसबीपीडी पब्लिक बुक से पढ़ रहे हैं, उस बुक ने भी इस बात को नहीं माना। यहाँ पे साफ लिख कर दिया है कि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 379 लोग मारे गए, पर संख्या इससे कहीं अधिक थी। डायर के इस दमन चक्र से देशवासी काफी पूरी तरह से टूट चुके थे। डायर का इस दमन चक्र से पूरा भारतवासी पूरी तरह से टूट चुका था। पूरा भारतवासी पूरी तरह से टूट चुका था। जनरल डायर की क्रूरता चारों तरफ फैल गई। ये जनरल डायर का जो कारनामा था ना, वो चारों तरफ फैल गया। अमृतसर दुर्घटना भारत ब्रिटेन संबंध में युगा क्रांति घटना थी, यानी कि इस घटना को हम लोग युग युग तक नहीं भूल सकते हैं, या इसलिए इसका नाम युगा क्रांति घटना भी पड़ा। इस घटना की जांच के लिए लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमीशन की स्थापना की गई। अब बोल रहा है कि ये घटना जो हुआ ना, ये किस प्रकार से हुआ, तो अंग्रेज के जो बड़े अफसर थे, बड़े पदाधिकारी थे, उन्होंने बोला कि इसके लिए एक जांच कमीशन बिठा दिया जाए, जिसमें से 8 सदस्य वाले इस कमीशन में से 5 अंग्रेज के थे, वह 3 भारतीय थे। और वह कौन कौन थे, तो वह शंकरन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे और महात्मा गांधी थे। तो शंकरन को किस चीज की उपाधि मिली थी? शंकरन को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद मिली थी, लेकिन उन्होंने इस परिषद को इस्तीफा दे दिया, क्योंकि हमें अब अंग्रेजों से कुछ लेना ही नहीं है इनका, ये इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी। महात्मा गांधी ने क्या किया? महात्मा गांधी ने भी केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी। देखो, महात्मा गांधी ने भी केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दिया। अब अगला क्या आता देखिए, वापस कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय सरकार ने जनरल डायर की कृत्य को गलत नहीं माना। भारतीय जो हम लोग है ना, हम लोग के साथ कुछ भी कर दीजिए, लेकिन हम लोग भारतीय है ना, जल्दी गलत नहीं मानते हैं। जनरल डायर की यह क्रूरता को भी भारतीय लोगों ने, भारतीय सरकार ने गलत नहीं माना, क्योंकि उन्होंने क्या बताया कि यह जनरल डायर ने अपने आज्ञा का पालन किया। देखिए हमारे देश के महापुरुषों का आदर्श को देखिए कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। चलिए अच्छा, कोई बात नहीं, गलत नहीं किया। फिर आगे क्या होता है? जनरल डायर की कृत्य को गलत नहीं माना, साथ ही हंटर कमेटी का गठन भी मामले को रफा दफा करने के लिए किया गया। चलिए, उनका ये नहीं माना कि आप जो हंटर आयोग बिठाए इसे भी हटा दीजिए। ठीक है, हटा दे, हाँ हटा दे। तब क्या हुआ? सब कुछ तो हट गया। हमारे जलियांवाला बाग में इतना बड़ा नरसंहार तो हो गया। अब क्या? महात्मा गांधी को देखो किस प्रकार से आघात पहुंचता है। महात्मा गांधी को पहला आघात रॉलेट एक्ट से लगा था। और दूसरा आघात जो लगा वह जलियांवाला बाग हत्याकांड से लगा। लेकिन हम भारतीय हैं, कुछ पल के लिए रुक सकते हैं, मगर किसी के सामने झुक नहीं सकते। फिर हुआ क्या? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि परीक्षा में आप लोगों का किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। धन्यवाद।